हाय मेरा नाम है अर्शम साहब का फिर से एक नए वीडियो के साथ होगा जीवन लेक्चर नंबर 6 हमारे डॉक्सेशन सीरीज का। हाँ भैया, तो ये लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसमें टाइट्रेशन, डबल सिंपल टाइट्रेशन, उसके जो टाइप होते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और उसके बाद जो आते हैं रेडॉक्स बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है भैया, बेसिकली हम ये सब चीजें कवर कर चुके हैं, बस आपको बताया नहीं, पर आज टॉपिक वाइज पढ़ा के क्वेश्चन करा के आपको मैं बता दूंगा ये सब पढ़ा दिया। तो भैया क्या ये लेक्चर इंडिपेंडेंट है बाकी पांचों लेक्चर पढ़ने का? नहीं, सब डिपेंडेंट है। पांचों लेक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पांचों लेक्चर देखा है तो ये आई होप बहुत क्लियर होगा आपको क्या आता है पहले से, क्या नहीं आता वो मुझे नहीं पता। टाइट्रेशन बारे में क्या आता है, बेसिकली मैं पहले क्वेश्चन टाइट्रेशन करा चुका हूँ। ऐसा क्या अभी मैंने कहा करा चुका हूँ, पर आज मैं शो कर दूंगा कि मैंने कराया था। ठीक है भैया, मैंने कहा एक बार रिवीजन कर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पर एक पिछले क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। ठीक है ना, मैंने जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, उसके बेसिस पे मैं रिवाइज कराता हूँ आपका। ठीक है, हाँ भैया, मैंने कहा चलो कि MnO4 है, कि MnO4 है, ऐसे बता रहा हूं। एक बीकर है, बीकर में एक सॉल्यूशन है, बीकर में सॉल्यूशन क्या है, C2 क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है। ठीक है भैया, C2H2CO4 ये है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है। ठीक है भैया, मैंने कहा मैं इसमें डाल रहा हूं KMnO4। अगर मैंने कुछ डाटा आपको दिया, बोला है ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये 2 मोलर ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, 200 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, 20 ml ले लें, चलो ठीक है, 20 ml सॉल्यूशन में 2 मोलर ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, ऑक्सैलिक मान के 2 मोलर कंसंट्रेशन है इसका, किसका, ऑक्सैलिक एसिड का 20 ml में। ठीक है, 20 ml का सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने कहा अगर इस KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इसको मैंने 2 ml लिया। ठीक है, इसको 2 ml लिया और इसका मोलैरिटी मान लो m है। ठीक है, इसका मोलैरिटी मान लो m है, तो मुझे तो बता सकते हो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये m की वैल्यू बता सकते हो भैया। आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें आप टाइट्रेट करते हैं, KMnO4 को डालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, इसको पूरा ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। मैंने कहा हाँ भैया ये 2 मोलर 20 ml सॉल्यूशन था, हाँ, और ये m मोलर 2 ml सॉल्यूशन था। हाँ, आपने सिंपल पूछा है कि m क्या होता है, मैंने कहा हाँ यार ये सब तो पढ़ा चुका। हाँ भैया पढ़ा भी चुके हो, और मैंने कहा यही तो टाइट्रेशन क्वेश्चन है, इसी को तो कहते हैं टाइट्रेशन। बस बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देगा, आपको डरा देगा। हाँ भैया ठीक है, मैं समझ गया भैया, तो चलो सॉल्व कर। मैंने कहा लॉज ऑफ इक्विवेलेंस पढ़े, मैंने कहा लॉज ऑफ इक्विवेलेंस पढ़े, आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। हाँ भैया, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस आपने पढ़ाया था। मैंने कहा क्या भैया, अगर 2 चीज है, 2 चीज भिड़ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों भिड़ेंगे, ये दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट कर देंगे, और जो प्रोडक्ट आएगा उससे इक्विवेलेंट कर देंगे, और हम फाइंड करेंगे। मैंने कहा समझा नहीं भैया, इक्विवेलेंट ऑफ भैया हम क्या कहते हैं, इसके इक्विवेलेंट को बोलते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ H2CO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ये हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमने लिख लिया स्टूडेंट। मैंने कहा हाँ भैया, इसके इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं और इसके इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, और हम लिख देते भैया इक्विवेलेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला है भैया। मैं देख रहा हूं यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है और यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। भैया एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट फाइंड करने का, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। मैंने कहा नॉर्मेलिटी तो बाबू गिवन है, पर ये मोलैरिटी है ना, पर नॉर्मेलिटी को हम एक चीज और लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या, आपने कर्वचक फॉर्मूला बताया था, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी को। मैंने कहा भैया या सेम इसी तरह यहां भी लिख देंगे, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। मैंने कहा भैया H2CO4 का ऑक्सैलिक एसिड का मोलर क्या दिया है, मोलैरिटी क्या दी है भैया 2। मैंने कहा भैया एन फैक्टर क्या भैया C2O4, इसका एन फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे भैया। मैंने कहा देखो KMnO4 रिएक्ट करता है H2CO4 से, H2CO4 से, ये सब मैं करा चुका हूं बहुत पहले से। तो बनेगा क्या, ये CO2 बनेगा प्लस Mn प्लस निकलेगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, Mn2 प्लस निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की वो होती है ऑक्सीडेशन +3 और यहाँ कार्बन होता है +4। अब मैं ये सब बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, क्यों आता है ये सब अच्छे से बता, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ भैया, और यहाँ पे +7 होती है भैया। ठीक है भैया, KMnO4 का भैया यहाँ +7 से +2 जाना, 5 का डिफरेंस है और 1 मैंगनीज है, तो इसका फैक्टर भैया 5 आ जाएगा। मैंने कहा भैया ये सब मैं बता चुका हूँ, प्लीज अगर आपको ना समझ में आ रहा है वीडियो तो एक बार लेक्चर में फाइट जरूर देखिएगा। ठीक है भैया, इसका फैक्टर 5 आ जाएगा भैया। इसका फैक्टर भैया +3 से कार्बन +4 में जा रहा है, एक का चेंज आ रहा है, 2 कार्बन है भैया, एक का चेंज आ रहा है, 2 कार्बन है भैया फैक्टर हो गया 2 भैया। इसका फैक्टर भैया 2 हो गया, फैक्टर 2 हो गया, और वॉल्यूम भैया कितना पता है भैया 20 ml है।
मैंने कहा भैया 20 एम इक्वल टू, इसका मोलारिटी भैया 2 एम, इसका मोलारिटी भैया एम मानी है। मैंने कहा नॉर्मल, इसका एन फैक्टर क्या है भैया, किसका, KMnO4 का एन फैक्टर 5 है भैया। मैंने कहा वॉल्यूम, भैया वॉल्यूम आपने 2 ml लिया है। मैंने कहा भाई अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है भैया इतनी वॉल्यूम गिवन है, हम मोलारिटी नहीं निकालेंगे, मोलारिटी यहां से डायरेक्ट आ नहीं जाएगी 8। मैंने कहा भाई यार खत्म हो गया, ये तो हमारा टाइट्रेशन क्वेश्चन था। हाँ अब मैं कुछ और लेवल, कुछ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन बताता हूँ आपसे, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। भैया पहले तो आपने बहुत फास्टली बताया। मैंने कहा फास्टली मैंने इसलिए बताया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मतलब मैं इतना वीडियो में लंबा बना नहीं सकता, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है उतना लंबा ले नहीं सकता, रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है भैया, तो भैया आपने ये सब करा चुके हो। हाँ तो आप ये भी बोल रहे हो यही सब तो टाइट्रेशन है। मैंने कहा हाँ बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देगा, ये सब टाइट्रेशन क्वेश्चन है कि KMnO4 डाल रहा है, 2 ml डाल रहा है, उसके मोलारिटी एम है मान लो, और सॉल्यूशन डाल रहा है, किसके सॉल्यूशन डाल रहा है, इसके सॉल्यूशन में डाला ऑक्सैलिक एसिड को, इसमें इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ये 2 मोलर है, 20 ml सॉल्यूशन है। हाँ भैया, तो इसमें मैंने पूछा कि मोलारिटी कितनी है, तो मैंने इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लगाया और इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट लगाया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया, इसके इक्विवेलेंस इक्वल टू इसके इक्विवेलेंस किया, और भैया पता है नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम करते हैं, हमें इसका इक्विवेलेंट पता जाए, नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम करेंगे इसका, पर भैया मोलारिटी है तो नॉर्मलिटी को चेंज कर देंगे, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर में, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर कर दिया भैया, नॉर्मलिटी बदल के इनटू वॉल्यूम, भैया मोलारिटी गिवन है, एन फैक्टर पता कर लिया, वॉल्यूम गिवन है, भैया मोलारिटी हमें ये वाली फाइंड करनी है, भैया ये तो फाइंड करनी है, एम इक्वल टू 8 आ गया, 8 मोलर आ गया भैया, हम फाइंड कर लिया। हाँ भैया इतना तो क्लियर। मैंने कहा तो मुझे बता सकते हो ये जो H2CO4 है ये किस चीज का, ये इसका बिहेवियर क्या है भैया, इसका बिहेवियर आप पूछो, ये एसिडिक बिहेवियर का है, ये एसिड है भैया। मैंने कहा ना लाडले ना, ये एसिड तो है आप ये जानते हो, पर ये यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, तब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर शो कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का रिड्यूसिंग। मैंने कहा हाँ अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ शो करता है, ये कौन सा बिहेवियर, रिड्यूसिंग एजेंट, बदल जाते हैं। अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ये एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तब वो यहाँ पे एसिड का काम करता है, पर ये यहाँ पे एक उसका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें पता नहीं है, और इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है हमें पता है, और एसिडिक मीडियम में अगर इसे डाला जाए KMnO4 के एसिडिक मीडियम, इसकी +2 आ जाती है, ये भी आपने बताया था। अगर एसिडिक मीडियम में अगर वीक बेस में डाला जाए तो इसका +4 हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेसिक में डाला जाए इसका +7 हो जाता है। आपने ये सब बताया था क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ये सब बताया था अच्छे से डिटेल में। मैंने कहा हाँ यार भैया आप इतना तो रिवाइज करा दिए। मैंने कहा हाँ तो ये समझ में आया। हाँ भैया आप बोल रहे थे ये टाइट्रेशन है ये क्वेश्चन, मैंने कहा हाँ यही सब है, तो भैया हमारा टाइट्रेशन खत्म। मैंने कहा नहीं यार ये बात तो मैं अच्छे से टॉपिक वाइज करा देता हूँ ना, ये तो ऐसे क्वेश्चन का इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट भी इसमें लग गया, टाइट्रेशन में बन गया, बस वही है कि आपको रिएक्शन दे देगा तो बोलेगा कुछ इक्विवेलेंस लॉ से इक्विवेलेंस लॉ, आपको बोल देगा कि एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है, वो है, मैं उसको टाइट्रेट कर रहा हूँ, ऐसा वैसा कर रहा हूँ, तो टाइट्रेशन क्वेश्चन हो गया। ठीक है भैया इतना मैं समझ गया आपसे। मैंने कहा अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे बनते हैं, आसान आसान बनते हैं, तो चलो उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद हम टाइट्रेशन पे चलते हैं। ठीक है भैया हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैंने कहा मैंने इक्विवेलेंट निकालना बता दिया आपको, हाँ लॉज ऑफ इक्विवेलेंस सिखा दिया आपको, हाँ भैया आपने ये सब सिखा दिया। मैंने कहा जरा एक चीज मुझे बताना लाडले, इक्विवेलेंट वेट बताया था आपको, हाँ भैया आपने इक्विवेलेंट वेट भी बताया था, आपने इक्विवेलेंट वेट भी निकालना बताया था। भैया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट अपॉन मोलर वेट, जिसका निकालना है उसका मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, भैया ये इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। मैंने कहा बस इतना याद हो। अब मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को और इक्विवेलेंट वेट को मिक्स करके क्वेश्चन बताता हूं, दो तीन क्वेश्चन दो तीन टाइप बताऊंगा, उन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं, काफी बार पूछे गए, तो मैं उन सबको कवर कर रहा हूं। ठीक है ये जेईई के मेनली आते हैं, ठीक है ना। ओके भैया मैंने कहा टाइप 1, ठीक है ऐसे डाल लो टाइप 1, मैं जनरल फॉर्म में कराता हूं। जनरल फॉर्म में क्या भैया, मैंने कहा एक मेटल है रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है भैया मेटल ऑक्साइड रहता है। मैंने कहा ये x ग्राम है और ये y ग्राम है। ठीक है भैया क्या तुम मुझे बता सकते हो इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा हूं, क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है। भैया ठीक है बताता हूँ आपको इक्विवेलेंट वेट। भैया लॉज ऑफ इक्विवेलेंस, पहले लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाता हूँ। ठीक है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भैया इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2। हाँ भैया अब देखो भैया मैंने कहा क्या, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, इक्विवेलेंट वेट ना, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहे हो। हाँ आपने मुझे फॉर्मूला याद दिलाया था, मैंने कहा क्या
अगर कोई ग्राम में गिवन हो तो हम एक देखो उसको मैं ड्रा करके फिर से बता देता हूँ, आई होप बहुत सारे बच्चों को ना क्लियर हो तो मैं बताता हूँ। ठीक है भैया, इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसका आपने फॉर्मूला बताया था क्या क्या, मैंने कहा भैया आपने बताया था ऐसे ना बताता हूँ आपको, कैसे बताऊँ कि समझ में आ जाए, कैसे बताऊँ आपको समझ में आ जाए। डिले भैया ऐसे कैसे बताऊँ, हाँ ऐसे समझो, मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट मैंने बताया था अभी, हाँ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है इतना बताया। मैंने कहा इक्विवेलेंस का क्या फॉर्मूला, इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला बताया था, ये आपने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये बताया था कि यहाँ पे इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट हमें ये निकालना है। हाँ भैया, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मैंने कहा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भैया ये होता था कि भैया मोल्स जो होते थे, मोल्स उसको मल्टीप्लाई कर देते थे एन फैक्टर से। मैंने कहा यार, मैंने कहा मोल्स को क्या लिख सकते हैं भैया, मोल्स को लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है भैया, इतना समझ आया, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट। भैया ठीक है, इतना लिख सकते हैं। मैंने कहा इस मोलिकुलर वेट को, इस एन को नीचे ले आओ, एन को हम नीचे ले आओ तो ये डिवाइड में जाएगा। हाँ भैया, मोलिकुलर वेट अपॉन एन, मोलिकुलर वेट अपॉन एन भैया इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है भैया। हाँ ठीक है भैया, इक्विवेलेंट वेट होता है। मैंने कहा ठीक, यही हमारा इक्विवेलेंट होता है। और हम यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। मैंने कहा इक्विवेलेंट ऑफ मेटल को पता करना है तो हम बीटा सब्सटेंस जो कि x ग्राम है अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर देंगे। भैया कैसे, हमें इक्विवेलेंट वेट को निकालना है और हमें पता भी नहीं। मैंने कहा रुको, मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या होता है, वेट ऑफ मेटल क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस क्या है x ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, जो होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को मान लेते हैं ई। भैया हमें ये ई फाइंड करना है। और ये तो मैंने जनरल क्वेश्चन दिया, अगर कोई डाटाबेस क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन होगी। मैंने कहा पे इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2। भैया इक्विवेलेंट ऑफ O2 आपने बताया था वेट ऑफ O2 भैया y ग्राम गिवन है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 क्या होता है भैया। मैंने कहा लाडले ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ O2 क्या है भैया, O2 का एक का 16, दो का 32 हो जाता है। भैया एन फैक्टर क्या है, मैंने कहा ये O2 है, मेटल ऑक्साइड का हमें एन फैक्टर पता भैया नहीं पता भैया हमें क्या। मैंने कहा ऑक्साइड है, ऑक्साइड का हमेशा -2 होता है भैया, ऑक्साइड का हमेशा -2 होता है। और यहाँ पे 0 है क्योंकि फ्री स्टेट में 0 से -2 में आया भैया 2 का चेंज आया, 0 से -2 में गया 2 का चेंज आया, 0 से -2 2 का चेंज आया। और कितने O2 है, 2 है। एक O2 से -2 का चेंज आया और 2 O2 है, -2 into 2 करेंगे भैया 4 आ जाएगी भैया। मैंने कहा एन फैक्टर हमें पता चल गया 4 आ गया, 8 आ जाएगा भैया। मैंने कहा 8 को पुट कर देंगे, इक्विवेलेंट हमें क्या पता चल गया यहाँ पे 8 पता। मैंने कहा 8 पता कर देंगे। ठीक है भैया, उसके बाद हमें ये डाटा गिवन होगा, ये डाटा गिवन होगा, ये भी हमें पता चल गया। और भाई ये पूछेगा हम इक्विवेलेंट वेट ही तो है किसका, मेटल का, पता कर लेंगे। मैंने कहा जस्ट यही तो है और कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ भैया, और तो इसमें कुछ है नहीं। मैंने कहा यही है और कुछ है नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझा क्या। यहाँ पे जब ग्राम हो तो हमें क्या फॉर्मूला लगाया जाता है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भैया, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और हमें इसी का इक्विवेलेंट वेट पता करना था। हाँ, और इसका हमें पता कर लिया क्योंकि हमें ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, हमें पता है एन फैक्टर पता कर लिए। और हमें ये भी पता है क्या मोलिकुलर वेट क्या होता है, हमने पता कर लिया। तो हमें यहाँ से इक्विवेलेंट वेट। मैंने कहा अगर इतना समझ गए हो तो मुझे एक चीज बताओ, ये तो ऑक्साइड का हो गया। हाँ, अगर मैं बोलूं क्लोरीन का कोई मेटल है टाइप 2, अगर कोई मेटल वो रिएक्ट करता है क्लोरीन से, बनाता क्या है, मेटल क्लोराइड, मतलब क्लोराइड बनाता है भैया। ठीक है, मैंने वो पूछा इस मेटल का मुझे इक्विवेलेंट बता सकते हो। हाँ भैया, मान लो ये x ग्राम है, y ग्राम, ये तो गिवन होगा। मैंने कहा हाँ ये तो गिवन होगा, तो मुझे बता दो क्या मेटल का क्या इक्विवेलेंट वेट। भैया लॉज ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। हाँ भैया, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। इस देखो ये सब मैं अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होता है भैया, वेट ऑफ सब्सटेंस की x ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ऐसे दो तीन बार बोलोगे तो समझ आएगा। वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। भैया ई मान लेते हैं क्योंकि हमें इसका फाइंड करना है भैया। इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन फाइंड करना है। हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन क्या होता है,
भैया वेट ऑफ सब्सटेंस x ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भैया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। भैया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर किसका फाइंड करना है, क्लोरीन का। भैया क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या था भैया 31 है, 35.5 होता है, किसका ए क्लोरीन का, 2 क्लोरीन है भैया 71 हो जाएगा अपॉन एन फैक्टर। भैया ए क्लोरीन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्लोराइड हमेशा -1 होता है। आपको बताया मैंने कई बार बता चुका हूँ, पिछले 4 लेक्चर में 5 लेक्चर में हमेशा बताया कि क्लोरीन का जितना भी कंपाउंड आता है वो क्लोरीन हमेशा -1 होता है। ठीक है भैया, वही 0 से -1 गया, एक का 2 क्लोरीन है भैया 2 आ जाएगा भैया, एन फैक्टर 2 आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा भैया, 35.5 आ जाएगा भैया। भैया हमें क्या यहाँ से इक्विवेलेंट वेट पता नहीं चल जाएगा, हमने कहा हाँ भैया पता तो चल जाएगा, पता नहीं चल जाएगा, पता चल जाएगा भैया। आसान है कि नहीं है बताओ। अब ये सब सिली टॉपिक्स है जेएमएस के आने वाले क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बहुत फास्टली बोल रहा हूँ, फास्टली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको आई होप वीडियो को बहुत ज्यादा फास्ट वीडियो करना ना पड़ रहा होगा, वीडियो की स्पीड बढ़ाना पड़ा क्योंकि मैं इतना तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, आई होप ना समझ में आया सब कुछ। ओके भैया, मैंने कहा टाइप 3 और ये लास्ट टाइप है। अगर नाइट्रोजन साथ रिएक्ट करा दे, ठीक है, अगर नाइट्रोजन साथ रिएक्ट करा दे, क्या अगर कोई मेटल है उसको नाइट्रोजन साथ रिएक्ट करते बनाए क्या, मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड। हाँ भैया मेटल नाइट्राइड आपने बताया था भैया N3- होता है, हमेशा 3 माइनस होता है भैया। हाँ ये आपने बताया था भैया अच्छे से भैया। हमें क्या पता करना है, इक्विवेलेंट वेट भैया, x ग्राम गिवन है, y ग्राम गिवन है। आपने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया भैया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाने के बाद भैया क्या होता है भैया कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन भैया, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है भैया, इतना भैया इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होगा भैया, वेट ऑफ द सब्सटेंस x ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट क्या है भैया, भैया इक्विवेलेंट वेट भैया ये तो मैं फाइंड करना है भैया। ठीक है भैया, भैया इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस y ग्राम, ठीक है भैया, अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन भैया कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट भी नाइट्रोजन का भैया कितना था, 1 का 14 था, 2 का 28 हो जाएगा, 28 बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या था भैया, एन फैक्टर पता करना है ना, एन फैक्टर भैया भैया -3 गया, यहाँ से 0 से -3, 3 का चेंज आया, कितने हैं 2 है, 3 to 2 करेंगे 6 आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा भैया। मैंने कहा भाई लाडले तुम्हें पता ना चल गया, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट पता नहीं कर लोगे किसका, मेटल का। हाँ भैया, अब बोलते बहुत तेज। मैंने कहा यार ये सब आसान क्वेश्चन जेएमएस लेवल के क्वेश्चन, ये सब तो आना चाहिए, ये सब कवर कर रहा हूँ, तो ये सब बुक से बच्चे कवर कर लेते हैं, पर मैं कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है भैया। मैंने कहा ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक पे। अब थोड़ा सा अपने आप को स्लो करता हूँ। टाइट्रेशन, ये आपने तो कहा पढ़ा दिया टाइट्रेशन, मैंने कहा लाडले पढ़ा तो लिया है मैं टाइट्रेशन, पर तब भी चलो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने पढ़ा है कि नहीं, प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं अगर मैं स्टार्ट करूं सिंपल टाइट्रेशन से, सिंपल टाइट्रेशन, ठीक है। सिंपल टाइट्रेशन में 2 टाइप आते हैं, हमें पता भी है। सिंपल टाइट्रेशन में 2 टाइप के आते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, और बी क्या आता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब मैंने ये सब पढ़ा लिया भैया, पढ़ाओगे नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, समझाने वाला हूँ कि मैंने कहाँ पढ़ा है। एक एसिड बेस टाइट्रेशन, एक रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है ना, एक एसिड बेस टाइट्रेशन, एक रिडॉक्स टाइट्रेशन। स्टार्ट करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन से, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। आपने पढ़ा था एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, मैंने कहा यार देखो अभी तक मैंने क्या बताया कि एक बीकर था, उसमें मैंने ले लिया H2C2O4, हाँ, एक ऊपर से KMnO4 डाला, हाँ, KMnO4 डाला, हाँ भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, रिड्यूसिंग एजेंट था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग दोनों मिलेंगे, दोनों रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे, एक ऑक्सीडाइज करेगा, एक रिड्यूस करेगा। रेडॉक्स रिएक्शन करके भैया इसको कहते हैं, इसमें कुछ फाइंड करने को बोल देगा, इसका डाटा इसको कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। भैया ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन बड़ा, मैंने कहा इसको कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन, आगे फिर से बताऊंगा, चिंता मत करो। इसको कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन, कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, पिछले लेक्चर में अंधा क्वेश्चन कराया हूं और इस लेक्चर में भी क्वेश्चन करा रहा हूं और आगे भी कराऊंगा, और हाँ लास्ट तक जाते जाते एक कट्टा एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, एकदम एडवांस लेवल का। आई होप मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, और बहुत सारे बच्चे ने उस टाइम भी नहीं कर पाया था जब आया था वो, ठीक है भैया। ये तो हो गया हमारा क्या एसिड उसका, ठीक है। मैंने कहा एक बीकर है, मैंने एक सोल्यूशन लिया, यहाँ पे मैंने कोई मान लो एनिवस का सोल्यूशन लिया, हाँ भैया आपने एक बेस ले लिया, मैंने कहा मैंने एनिवस का सोल्यूशन लिया और इसको मान लिया मैंने मान लिया इसका नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है। मैंने क्या किया, डाला एक उससे क्या कहते हैं ड्रॉपर से, मैंने डाला क्या HCl डाला, मैंने उसको मोलरिटी ना दिया, मैंने कहा नॉर्मेलिटी ले लो,
नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, इतना डाला, ठीक है। क्या तुम मुझे इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इसमें लगा सकते हो भैया? यही है क्या एसिड बेस ट्रांजिशन भैया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप ये पूछ रहे हो ना? हाँ भैया, इक्विवेलेंस ऑफ NaOH इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl। हाँ भैया ये बोले ना, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH भैया, इक्विवेलेंट कैसे पता करते हैं? अगर किसी चीज का नॉर्मेलिटी गिवन वॉल्यूम भैया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं, N1 इनटू V1 भैया, हमें पता चल जाता है कि हमें उसका कितना इक्विवेलेंट है, हमें पता चल जाएगा N1 इनटू V1 भैया। यहाँ पे भैया N2 इनटू V2 भैया, आप ये सब बता चुके हो लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है भैया। भैया N1 इनटू V1 में यहाँ पे गिवन होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ भैया। और यहाँ पे भैया N2 इनटू V2 हमें गिवन होगा। अब ये 1 2 3 4 भैया, इन्हीं में से एक 3 गिवन होगा, एक पूछ लेगा। मैंने कहा हाँ यार, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही हो गया। 4 है, 1 2 3 4, 4 में से एक 3 गिवन होगा आपको, एक पूछेगा भैया। यहाँ पे ये पूछ लेगा इन 3 को गिवन देके, या तो ये पूछ लेगा इन 3 को गिवन करके, या तो ये पूछ लेगा इन 3 को गिवन करके, कुछ भी कर सकता है। बस यही है क्या हमारा एसिड बेस डायरेक्शन। पढ़ाया कि नहीं बताया? हाँ भाई। अगर मान लो भैया ये मोलैलिटी दे उठे, मोलैलिटी नॉर्मेलिटी ना दिया है, मोलैलिटी मैंने कहा अगर नॉर्मेलिटी ना दिया है बाबू, मोलैलिटी दिया जाए तो हमें थोड़ा सा और क्वेश्चन बन जाए। इस नॉर्मेलिटी को चेंज कर लेंगे, मोलैलिटी इनटू एन फैक्टर में इनटू V1 करेंगे, ठीक है भैया। M2 इनटू एन फैक्टर इनटू V2 भैया। एन फैक्टर किसका? HCl का। एन फैक्टर भैया किसका? NaOH का। भैया हमें पता है एसिड बेस का, हमें एन फैक्टर पता करना आता है कि एन फैक्टर NaOH का क्या हो जाएगा? NaOH का भैया एन फैक्टर 1 होता है, हमें जितना OH माइनस रिलीज करता है वही होता है, ठीक है। एसिड बेस के साथ रिलीज करेगा तो उतना होगा, ठीक है भैया। HCl भैया एसिड का, यहाँ पे HCl, यहाँ पे एसिड का भी इवेंट शो कर रहा है भैया, क्योंकि यहाँ बेस है तो ये एसिड का भी है। और HCl का भैया एक H प्लस रिलीज होता है, एन फैक्टर उसका मान हो जाएगा भाई, पता भैया। मोलैलिटी हमें गिवन हो गई भैया, कुछ पूछेगा बता देंगे भैया, आई नो भैया। मैंने कहा यार बहुत तेज बोल रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है, मैंने कहा यार यही हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन है। कुछ दे देगा, कुछ पूछेगा, बस खत्म इसी में, ठीक है। अब आपको डराने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना है, बस समझना है। लास्ट में ये हमारा कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्विवेलेंस लगाना है, इक्विवेलेंट फाइंड करना है। उसके बाद हमें ये फॉर्मूले याद रखना है, 3 4 फॉर्मूले हैं, बस खत्म भैया। ओके मैंने कहा यार ये तो मैं वन शॉट जो आते हैं उसमें फास्ट फास्ट पढ़ाते हैं, मैं उससे भी तेज बोल रहा हूँ ना देखो। लेकिन देखो यार, मैं भले वो सब कर रहा हूँ लेकिन मैं अच्छे सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो JMS 3 टाइप थे ना, वो भी कवर किया अच्छे से, ओके। तो भैया दूसरा टाइप भैया ये भी तो आप बता चुके हो ना। मैंने कहा हाँ यार, क्या कौन सा? रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। आप रेडॉक्स टाइट्रेशन बता चुके भैया। मैंने कहा क्या भैया, जहां पे रेडॉक्स हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट भैया, आपने बताया था, आपने बताया था भैया। मैंने कहा क्या भैया, मान लो इसमें कोई एसिड हो, मैंने कहा कौन सा? मैंने कहा कौन सा, सॉरी इसमें कोई सॉल्यूशन हो, मैंने कहा कौन सा सॉल्यूशन? कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कुछ भी हो, मैंने कहा कौन सा लो? मैंने कहा भैया कुछ भी ले लो। मैंने कहा यार लो H2CO4 ले लिया, H2CO4 ले लिया, ठीक है भैया। और भैया मैंने यहाँ पे डाला इसमें मैंने डाला क्या? KMnO4, ठीक है। ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक अच्छा ऑक्सीडाइज भैया। ये रिड्यूस करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है भैया। इसमें कुछ गिवन होगा, मोलैलिटी इनटू वॉल्यूम गिवन होगा, ठीक है। इसमें मोलैलिटी इनटू वॉल्यूम गिवन होगा, मोलैलिटी और वॉल्यूम गिवन होगा, इसमें मोलैलिटी और वॉल्यूम गिवन होगा। हाँ भैया, इसमें सिंपल से इसमें इक्विवेलेंट लगाएंगे, इसमें इक्विवेलेंट लगाएंगे। ये सब आप पढ़ा चुके, कितनी बार पढ़ोगे भैया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप लगाओगे, इसमें इक्विवेलेंस ऑफ ये H2CO4, हाँ भैया, इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, हाँ भैया। इसके इक्विवेलेंस भैया मोलैलिटी टू वॉल्यूम रखे हैं भैया, नॉवेल्टी करेंगे, हाँ भैया। नॉर्मेलिटी गिवन है भैया, मोलैलिटी गिवन है भैया, नॉर्मेलिटी को चेंज कर लेंगे मोलैलिटी टू एन फैक्टर को, हाँ भैया। मैंने कहा हाँ यार, भैया एन फैक्टर भैया हमें पता है भैया, H2CO4 का मैंने एन फैक्टर निकाला भैया। इसका एन फैक्टर कार्बन कितना आता है? 2 आता है भैया, 2 आते हैं भैया, इसका एन फैक्टर 2 आता है भैया। KMnO4 का हमें पता है भैया 5 आते हैं फैक्टर, पता चलेगा मोलैलिटी गिवन है, पता कर लेंगे। लो जो पूछेगा ये सब बता देंगे, सबका आंसर दे देंगे भैया। ये JMS लेवल वाला जितने खेलेंगे ना सब खत्म कर देंगे, सबको खेल देंगे। अब मैं JMS के लगातार POI के ले लूँ, हमारा ये सिंपल टाइट्रेशन इतने में था। अब डबल टाइट्रेशन, ये सब टाइट्रेशन में आगे लेक्चर में कवर कर दूंगा अच्छे से, चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल टाइट्रेशन ये था, रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, खत्म सारा। इसी में JMS के भर क्वेश्चन पूछते हैं, ये बेसिस पे मैंने तो इससे अच्छे से लेवल के क्वेश्चन कराए थे। चलो
चलो कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं, जेएमएस कुछ दिखा देते हैं आपको, और एक लास्ट जाते जाते हैं कटर और क्वेश्चन है तू। ठीक है ठीक है भैया, आज इतना फास्ट मैंने कहा यार मुझे कहीं जाना भी है, और ये सब पढ़ा चुका हूँ यार, आज ऐसा लेक्चर जाने वाला भी था, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, डिटेल में पढ़ाया हूँ, लेक्चर में 5 में, लेक्चर में 4 में, लेक्चर में 3 में अच्छे से डिटेल में समझाया था। बस आपको एक बार बता दे रहा हूँ, एक सिंपल टाइट्रेशन में होता है क्या, एक रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है, एक एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैंने कहा जेएमएस का क्वेश्चन ले लो अच्छे। हाँ भैया, मेरा एक जेएमएस 2022 का क्वेश्चन, जेएमएस का है, मुझे डेट नहीं पता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का मुझे पता नहीं है, फिर को देख लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर KMnO4 which is used to complete oxidize 1.44 gram Fe2CO4 in acyclic medium। KMnO4 और Fe2CO4 समझाता हूँ। बोला गया है, एक टाइट्रेशन किया गया है, नहीं समझे पहले, कोई दिक्कत नहीं, समझे नहीं समझ बताता हूँ। मैंने कहा कि KMnO4 लिया गया है, उसको रिएक्ट किया गया है Fe2O4 से। हाँ, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, मैंने कहा इसका रिएक्शन करने के बाद तो मुझे था भैया आपने बताया था कि ऑक्सीडेट आयन है 2- होता है, इससे +2 आएगा। मैंने कहा हाँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे में जाएगा, Fe3 में जाएगा, ये मुझे पता है भैया। मैंने कहा भैया भैया ये ऑक्सीडाइज करता है CO2 बनता है। मैंने कहा हाँ यार। भैया आपने बताया था कार्बन पे इस पे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और यहाँ पे +4 आ जाएगा भैया। मैंने कहा हाँ यार। भैया आप ये सब बता चुके। मैंने कहा यहाँ पे +7 होता है और वहां पे जाके जो एसिडिक मीडियम में आप डाल रहे हो भैया ये Mn+2 हो जाएगा भैया। मैंने कहा वाह यार, आई थिंक ये विजिबल है ना। ओके हाँ भैया आपने बताया था यहाँ पे Mn+2 निकल जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने कहा इतना सब कुछ मैंने बताया है, आपने इतना दिया था, हम सब ने इतना निकाल दिया। ठीक है भैया। भैया एन फैक्टर पता करते हैं, एन फैक्टर पता करते हैं, उसके बाद बताना आप क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा इसका एन फैक्टर भैया 7 से 2 में गया, 5 का चेंज है और 1 है भैया, एन फैक्टर इक्वल टू 5 आ गया भैया। और भैया हमें इसका पता है Fe2O4 में एन फैक्टर क्या आएगा भैया, आयरन भैया +1 से +2 में गया है भैया, +1 से +3 में गया है भैया, इसका 1 आ गया और एक आयरन 1 प्लस कार्बन भैया जो कि +3 से +4 में गया, एक का चेंज है और 2 कार्बन है। ठीक है, 2 आ गए भैया, 3 आ जाएगा इस फैक्टर। मैंने कहा भैया इतना तो पता चल गया। मैंने कहा क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मोलर KMnO4, ये 0.2 मोलर है KMnO4। कैसे बोलोगे नहीं नहीं, और इसका गिवन है कि ये 1.44 ग्राम है। ठीक है, 1.44 ग्राम है। ठीक है, बोला गया ये अच्छे लेवल क्वेश्चन, जेईएमएस का एक अच्छा लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, अपना लेवल क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया है कि मुझे बता सकते हो ये कितना वॉल्यूम यूज करेगा, कितना वॉल्यूम KMnO4 लगेगा इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराने में। क्या तुम बता सकते हो इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराने में कितना वॉल्यूम लगेगा? हाँ भैया कई बार कर चुके हैं। मैंने कहा क्या भैया लॉज ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। मैंने कहा क्या भैया इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ FeC2O4। हाँ भैया 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 मोलेटिक गिवन है भैया, वॉल्यूम गिवन है, मोलेटिक गिवन है, वॉल्यूम गिवन है भैया, N1 इंटू V1। और भैया मोलेटिक गिवन है तो N1 को चेंज करेंगे किसमें भैया, मोलेटिक गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। मैं कहा वॉल्यूम गिवन है इंटू N, अगर नॉर्मलिटी गिवन तो नॉर्मलिटी पर भैया हमें वो गिवन है मोलेटिक। मैंने कहा नॉर्मलिटी को मोलेटिक में चेंज करना आता है भैया। हाँ भैया मोलेटिक इंटू नॉर्मलिटी भैया। हाँ मैंने कहा हाँ भैया इसमें वेट गिवन है भैया, अगर वेट गिवन हो तो भैया वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते थे भैया, हमें पता है भैया वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब ये मोलेटिक क्या है इसका भैया 0.2 भैया, नॉर्मलिटी क्या इसकी वो क्या है, एन फैक्टर क्या है भैया 5 है भैया। भैया वॉल्यूम क्या है भैया, वॉल्यूम तो भैया हमें पता करना है, ये भी पता करना है। मैंने कहा वेट ऑफ द सब्सटेंस भैया 1.44 ग्राम, 1.44 ग्राम। हाँ भैया वेट ऑफ और उसके बाद वेट ऑफ द सब्सटेंस भैया अपॉन इक्विवेलेंट वेट। भैया इक्विवेलेंट वेट जो होता है भैया वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द
FeCO4 का आप निकाल लोगे भैया। क्यों भैया, कैसे निकाल? मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन था भैया 144 ग्राम। हाँ भैया ठीक है, अगर आप गिवन होगा तो हम निकाल लेंगे 144 ग्राम अपॉन में एन फैक्टर भैया हमें पता है 3 है भैया। 144 अपॉन में 3 आएगा तो 3 पर चला जाएगा। हाँ भैया इतना सा कुछ गिवन है भैया, हमें ये वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड नहीं करेंगे भैया। ये तो पूछा था भैया, फाइंड नहीं करेंगे कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा, यही है भैया क्या हमारा ट्रेडिशनल क्वेश्चन भैया आपने करा दिया है भैया। मैंने कहा इतना तुम अगर समझ गए काफी कुछ समझ गए। थैंक यू भैया, इतना समझा। मैंने कहा यार थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए अगर तुम इतना समझ गए, पिछले लेक्चर देख के आए हो मेरा, तो थैंक यू। ठीक है भैया, पिछले क्वेश्चन और पिछले लेक्चर में तो और अच्छे लेवल क्वेश्चन लिए थे, ये भी अच्छा लेवल का जेएमएस का एक अच्छा लेवल है, कवर किया गया था। मैंने कहा हाँ यार ठीक है ना, हो गया। मैंने कहा अगर तुम इतना ट्रेडिशनल क्वेश्चन पढ़ चुके हो, इतना ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करना, अब तुम्हारे लिए तो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इजी हो गया होगा। हाँ भी ये तो हो गया है, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन कुछ बचा नहीं। मैंने कहा यार आज सच में अब मैं एक लेक्चर और लूंगा रेडॉक्स रिएक्शन में, खत्म कर दूंगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भैया, वैसे भी आप काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हो। मैंने कहा अगर लाडली तुमने इतना कर ही लिया है, क्या तुम मुझे एक जेएमएस क्वेश्चन और बता सकते हो भैया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो अच्छे लेवल पे पहुंच गया है, पर इसमें एक लेवल क्वेश्चन पूछ लिया, बोला है कि KMnO4 रिएक्ट करता है H2C2O4 से, H2C2O4 से भैया KMnO4 भैया रिएक्ट करता है H2C2O4 से। बनाएगा क्या भैया KMnO4 भैया H2C2O4 भैया, ऑक्सीडेटर भैया CO2 बनाएगा भैया। ऑक्सीडेटर रिएक्ट करती क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग है CO2 बनाता है, हमें पता है भैया। KMnO4 भैया Mn+2 में जाएगा क्योंकि ये एसिडिक मीडियम था भैया। इतना क्वेश्चन गिवन था, इंग्लिश में गिवन था कि KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम एंड गिव्स सबसे। ठीक है, इससे पूछा है, उसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन कार्बन एटम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन कार्बन एटम इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। क्या मतलब भैया, हमें पता है ना C2O4 भैया, C2O4 टू निगेटिव होता है, हमें पता भैया, आपने बता चुके हो भैया। इसमें ना +3 का होता है भैया, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट भैया, कार्बन में यहाँ +3 होता है। मैंने कहा यहाँ कार्बन भैया, यहाँ कार्बन में +4 होता है भैया। बोला है कि कार्बन एटम में भैया मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बताओ भैया। एन फैक्टर नहीं पूछा भैया, ये तो बहुत आसान भैया। +3 से +4 गया भैया, चेंज कितने का है? +3 से +4 गया भैया, 1 का है भैया, 1 का चेंज है भैया। ये पूछा है भैया कितना चेंज है भैया, एक लाइन का क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन देखते ही बता देंगे भैया। और अगर हमें इतना तेज याद है कि H2CO4 में जो कार्बन होता है ऑक्सीडेटर कार्बन है, उसका कार्बन +3 होता है, +3 होता है तो वहां जाएगा ऑक्सीडाइज होगा, CO2 बनेगा, CO2 में +4 आता है भैया। +3 से +4 भैया 1 का चेंज है भैया, चेंज हुई है 1 है ऑप्शन में। जेएमएस का क्वेश्चन खत्म भैया, इतना इजी लेवल क्वेश्चन है, मैं तो अच्छे लेवल पे करा चुका हूँ। कराया हो कि नहीं कराया हूँ आप कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज, ठीक है। ओके भैया, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके भैया, मैंने कहा जब इतना समझ गए, एक लास्ट क्वेश्चन, एक एडवांस लेवल क्वेश्चन, और एक चीज मैं इस क्वेश्चन के बाद में एक चीज बताऊंगा, मैंने वो कवर कर लिया मैंने कहा एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है मैं बताऊंगा, ठीक है अभी ध्यान रखो, ठीक है। एडवांस का टॉपिक खत्म कर दूंगा, एडवांस का क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। अब ये एडवांस का PYQ है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, एक अच्छा लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि काफी लोग ना समझ पाएंगे उसको, काफी लोग ना समझ पाए भैया। हाँ अब देखो मैं इसे डिटेल में समझा जाऊंगा, थोड़ा सा अपने आवाज को मतलब कि स्पीड को थोड़ा स्लो करता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा लॉज ऑफ इक्विवेलेंस पढ़े हो तुम? हाँ भाई लॉज ऑफ इक्विवेलेंस पढ़े हैं, वही होता है ना, इक्विवेलेंस ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C, अगर रिएक्शन हो रहा है ABC। मैंने कहा हाँ इतना। मैंने कहा एक क्वेश्चन है जेडवांस का, उसमें गिवन है, बड़ा सा इंग्लिश दिया था, बड़ा सा स्टेटमेंट दिया था। मैंने कहा समझाता हूँ, K2Cr2O7। हाँ भैया मुझे पता है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग पता है, उसका रिएक्शन भैया, एक रिएक्शन दी थी भैया, वो इंग्लिश में गिवन था भैया, KMnO4 भैया। हाँ ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग था। हाँ रिएक्शन कराया गया भैया KI के साथ। अच्छा KI, मैंने कहा हाँ इसका रिएक्शन कराया गया। हाँ भैया हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है, ये बड़ा सा स्टेटमेंट दिया था। मैंने कहा अब बता सकते हो क्या आनेगा, क्या तुम मुझे इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा बता सकते हो? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मतलब कि आयो क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। मैंने कहा ना लाडले ना, गलती ना कर दी हो, ये मतलब मैंने कहा यहां I2 बनेगा,
आयोडीन से I2 बनेगा, प्लस मैंगनीज बनेगा, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है, मैंगनीज बनता है क्योंकि मैंगनीज का +2 बनेगा, प्लस क्रोमियम का भैया +3 बनता है, हम ये भी बताया था आपने। हाँ मैंने कहा इन सबका कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें I2 से मतलब, ठीक है, I2 गिवन था आपको, I2 गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है भैया, ओके। +6 मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +7, मैंने कहा इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ध्यान सुनो। तो मुझे इस पे सिर्फ 3 पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हो, इस 3 पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हो, हाँ भी लगा सकते, क्यों नहीं, इक्विवेलेंस ऑफ ये इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ये इक्वल टू, मैंने कहा ना लाडले ना, गलती है करते, मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भैया रिएक्ट ना करते भैया, ये दोनों मिल जाएंगे, इनका प्लस होगा इक्वल टू इसके होगा भैया, मतलब ये अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं ना, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2 हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2, ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 प्लस इक्वल टू नहीं प्लस इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2, उसके बाद इक्वल लगाएंगे इक्विवेलेंस ऑफ Ki, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है, और भैया I2 बनना है तो इक्वल टू कर देंगे इक्विवेलेंस ऑफ I2, ठीक है भैया, समझ गए, इतना समझ गए, मैंने कहा इतना समझ गया, हाँ भैया, मैंने कहा इसमें भैया क्या तुम मुझे एन फैक्टर बता सकते हो, हाँ भैया इसका एन फैक्टर बता सकता हूँ भैया, +6 से +3 में 3 का चेंज आया और यहाँ 2 है भी अच्छे हो जाएगा भैया, मैंने कहा इसका भैया इसका हमें पता है भैया 5 हो जाएगा भैया, +7 से +2 में गया है, 5 का डिफरेंस है, और ये क्या भैया, ठीक है, मैंने कहा भैया तुमने तब तो कवर कर लिया, ये सब तो बिना बताया, ठीक है भैया, मैंने क्या कहा इस I2 को, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने Ki से रिएक्ट करके I2 बनाया भैया, इस I2 को मैं रिएक्ट कराता हूं एक हाइपो सॉल्यूशन से, हाइपो सॉल्यूशन मैंने कहा Na2H2O3 से, Na2SO3 से मैंने रिएक्ट कराया, ठीक है, मैंने इससे बनाया, मैंने ये इसे कहते हैं हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3 से, ठीक है, ये बनता क्या है NaI, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आई थिंक मैंने बताया था ये रिएक्शन मैं करा चुका हूँ आयोडीन और हाइपो सॉल्यूशन का, हाँ, पर ये आयोडीन यहाँ से आया था, लेकिन मैं करा चुका, बोला था ये रिएक्शन थोड़ा सा याद कर लेना, ये Z लेवल तक पूछा जाता है, ठीक है भैया, मैंने कहा इस I2 को मैंने इस हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया, बना क्या NaI प्लस Na2S4O6 बना, ठीक है, मैंने बैलेंस करिए, मैंने बताया था ये सिचुएशन को आपको याद रख लेना है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है भैया, ठीक है, आपने रिएक्ट कराया, हाँ, इसमें गिवन क्या था, मैंने कहा अगर मैं बोल दूं इसका वॉल्यूम 100 ml है, इसका मोलैरिटी 0.15 है, इसका मोलैरिटी 0.15 है, और तुम मुझे इसका एन फैक्टर बता ही लोगो, क्योंकि यहाँ पे भैया एन फैक्टर भैया +2 होता है, आपने निकालना बताया था भैया, और यहाँ पे भैया S4O6 2 नेगेटिव में, इसमें भैया एन फैक्टर x निकालोगे, यहाँ x मान के निकालोगे भैया, यहाँ पे 2.5 आता है भैया, 2 से +2.5 से 2 से +2.5 भैया हाफ का चेंज, हाफ इंटू कितने हैं ये 2 साल का, हाफ इंटू 2 करेंगे भैया 1 आएगा भैया, एन फैक्टर 1 है, हमें कहा ठीक है, मैंने कहा हमें गिवन था क्वेश्चन में 100 ml है, मोलैरिटी 0.5 ml है, ठीक है, x गिवन, क्या तुम मुझे बता सकते हो इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और एक डाटा गिवन था, कहा गया कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वेट 0.561 ग्राम आया, ठीक है ना, 0.516 ग्राम, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है ना, इतने ग्राम टोटल है, ठीक है, क्या मैंने क्वेश्चन में पूछा कि बता सकते हो कि ये कितने ग्राम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 कितना यूज हुआ, कितना ग्राम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 ये कितना यूज होगा, तुम बता सकते हो ना भैया, मैंने कहा देखो क्वेश्चन में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, समझो नहीं बात को, अब मेरी स्टेटमेंट सुनो, बोला गया कि दो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, टोटल वेट एक ये था, टोटल वेट उनका इतना ग्राम था, ठीक है, उसको रिएक्ट कराया गया Ki से, और जो बना आयोडीन उसको फिर से आयोडीन को हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया गया, हाइपो सॉल्यूशन डाटा गिवन गया कि 100 ml हाइपो सॉल्यूशन 0.5 मोलर 100 ml हाइपो सॉल्यूशन था, उसके साथ रिएक्ट कराया गया इस I2 को, और जो बना वो तो आपको पता ही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है, तो तुम मुझे बता दो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या तुम मुझे इसका कितना ग्राम ये होगा कितना ग्राम ये होगा बता सकते हो, नहीं भैया, मैंने कहा लाडले ये एडवांस क्वेश्चन भले तुम्हें डरा रहा है, तुम्हें सिर्फ डरा रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि ये कितने ग्राम है ये कितने ग्राम है भैया, तो वही तो पूछा, मैंने कहा यार इसको तुम मान लो x ग्राम, इसको मान लो टोटल माइनस x ग्राम 0.561 माइनस x ग्राम, हाँ भैया मुझे ये x पता करना है भैया, मैंने कहा ये वेट थी तो पता करना है, हाँ मैंने कहा लाडले थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसका इक्विवेलेंस इक्वल टू इसके इक्विवेलेंस इक्वल टू इसके इक्विवेलेंस, ठीक है भैया। पर ये I2 तो आया था यहां से, मतलब इसका इक्विवेलेंस जो इसके इक्विवेलेंस था, और ये भी तो भैया इसके इक्विवेलेंस होगा। हाँ भैया, और ये इसके इक्वल था भैया, ये इसके इक्वल था भैया, ये इसके मतलब भैया ये इन दोनों के इक्वल था भैया। हाँ भैया, मतलब जो I2 यहां से बना, जितना इक्विवेलेंस यहां का था वो इसके इक्वल था, और ये इक्विवेलेंस इसके इक्वल था। हाँ, जो यहाँ पे इक्विवेलेंस था उसी को तो यहाँ पे लाए। हाँ, तो इसके इक्विवेलेंस बराबर इसके इक्विवेलेंस होंगे। हाँ, मैंने कहा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ ना लाडले। इसका इक्विवेलेंस जब सबका बराबर ही है, सबका रिएक्शन बस एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दे दिया है, सबका इक्विवेलेंस बराबर है, तो भैया हमें इसका फाइंड करना है ना, इसका फाइंड करना है उसका। मैंने कहा दो चीज में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ, एक इसमें लगाओ एक इसमें लगाओ। इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3 में इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 में लगाओ। इन दोनों को एक करके इक्वल टू इसके करो भैया। इसका इक्विवेलेंट निकालोगे भैया, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर भैया, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर भैया, पता है भैया, हमें आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट भैया, वेट गिवन है भैया, वेट गिवन है, सॉरी वेट फाइंड करना है, ठीक है, एन फैक्टर गिवन है, हमें वेट फाइंड करना है, एन फैक्टर गिवन है। वो अगर वेट गिवन होता है तो हम इक्विवेलेंट वेट लगाते हैं। हाँ भैया, इक्विवेलेंट वेट को भैया मोलैरिटी इनटू अपॉन एन फैक्टर करते हैं। हाँ भैया, मोलैरिटी अपॉन एन फैक्टर, मोलैरिटी अपॉन एन फैक्टर करोगे तो ऊपर चलेगा एन फैक्टर। हाँ, मैंने कहा एन फैक्टर तो पता है। हाँ, वो क्या, ये क्या है, मोलर वेट है, ठीक है, मोलर वेट। मोलर वेट क्या होता है भैया, इसका K2Cr2 को ओवन गिवन था और इसका भी गिवन है क्वेश्चन में, तो तुम यहाँ पे मोलर वेट लगा कर नहीं सकते हो, इसके इक्वल नहीं कर सकते हो। और प्लस में ये किसका हो गया, ये इसका हो गया, प्लस में इसका हो गया, इसके इक्वल कर दो, किसका, इसका वाला कर दोगे। आंसर दोनों में जो पूछा होगा वेट ही तो पूछा है भैया, वेट नहीं निकाल लोगे। हाँ भैया, वेट पता चल जाएगा हमें, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी भैया, हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी भैया। अभी समझ में नहीं आया, नहीं कहा ये क्वेश्चन मैं अब तुम्हें होमवर्क देता हूँ कि काफी कुछ करा चुका हूँ, मुझे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में ये करके मुझे आंसर बताना आप, ठीक है ना, ये होमवर्क देता हूँ आपको। क्वेश्चन फाइनली यही था कि K2Cr2O7 और KMnO4 दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करते हैं Ki से और बनाते हैं I2, और उस I2 को मैंने फिर से हाइपो सॉल्यूशन इतने वॉल्यूम में उतने मोलर दिया गया था, वॉल्यूम में मैंने किया, डाला इसको, हाइपो सॉल्यूशन डाला, ये जो बना। हाँ, मैंने कहा भैया इन दोनों में गेम खेल देते हैं क्योंकि सबका इक्विवेलेंस बराबर है, सीक्वेंशियल रिएक्शन है, इन दोनों गेम खेलेंगे, इसका इक्विवेलेंस बराबर है, इसका इक्विवेलेंस है। अब मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ेगा, पर मुझे तुम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है, हम कर लेंगे भैया। मैंने कहा हाँ यार, ये था एक एडवांस लेवल क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को ना समझ में आया होगा, लेकिन जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर अच्छे से 3, 4 स्टार्टिंग से जिन्हें 5 लेक्चर सब आराम से देख लेंगे ना, डिटेल में मेरी बातों को सुनूंगा, वो सब आसानी से मेरी बात समझ लिए होंगे कि मैंने कैसे कैसे इसका क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, कैसे मुझे समझ में आ गया कि इसका इक्विवेलेंस होगा। ये सब तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस था भैया, आपने इसका मुझे पता है भैया, इसका डाटा गिवन है और इसका डाटा गिवन है, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर है तो हम फाइंड करेंगे भैया, हमें पता है भैया। मैंने कहा हाँ यार, यही था और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन मेरे पास अब सॉल्व करना मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना, इसके इक्वल टू इक्विवेलेंस, मैं काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। यही है एक जेईई का क्वेश्चन था और ऐसे वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने कहा और क्या भैया, मैंने कहा आइडियोमेट्री जानते हो, आइडियोमेट्री रिएक्शन, आइडियोमेट्री रिएक्शन, मैंने कहा लाडले यही है आइडियोमेट्री रिएक्शन, समझे नहीं भैया। मैंने कहा कि आइडियोमेट्री रिएक्शन कुछ होता नहीं है, आइडियोमेट्री रिएक्शन में कुछ होता नहीं है, मेरे पास स्लाइड होती ना, चेंज करके फिर से बैक आना था तो समझाता आपको, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होगा मेरे पास। आइडियोमेट्री रिएक्शन में, आइडियोमेट्री रिएक्शन, ठीक है, आइडियोमेट्री रिएक्शन होता नहीं, बस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ Ki को रिएक्ट कराया जाता है और जो Ki बनता है उस Ki को फर्दर हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, उस Ki को फर्दर हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। जो Ki बनता है, इस Ki की प्योरिटी पता करने के लिए किस की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट किया है, कि ये इसकी प्योरिटी Ki की प्योरिटी पता करने के लिए यहाँ पे I2 बनेगा ना, सॉरी, इस I2 की
आईटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी है, इसको एनालाइज करने के लिए हमें इसे हाइपो सॉल्यूशन में डालना पड़ता है, और इसी को हाइपो सॉल्यूशन में डाल के जो चीज बनता है और उसका जो एनालाइसिस आता है उसी को कहते हैं क्या, ऑडियोमेट्रिक रिएक्शन। और ये एक ऑडियोमेट्रिक क्या कहते हैं, ऑडियोमेट्रिक कहते हैं ना, हाँ ऑडियोमेट्रिक रिएक्शन ही है। ठीक है भैया, हम आपकी बात समझ रहे हैं ना, ये ऑडियोमेट्रिक रिएक्शन है। और ऑडियोमेट्रिक रिएक्शन में कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है, तो वो नहीं है, बस उसे क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या से रिएक्ट कराते हैं, जो बनता है H2 फिर हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं। बस यही है ऑडियोमेट्रिक रिएक्शन। किस लिए रिएक्ट करते हैं भैया, बस ये आयोडीन और इसके बारे में, आयोडीन और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमें इसका एनालिसिस करने के लिए हम पता करना पड़ता है। तो इसका एनालिसिस करने के लिए हमें इसका रिएक्शन का यूज करना पड़ता है, किसका, ऑडियोमेट्रिक का। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात। बस यही है ऑडियोमेट्रिक रिएक्शन और नथिंग एल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे एडवांस लेवल के ऑडियोमेट्री में, भैया मैंने कहा ऐसे बनेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शन ऐसे बनेंगे, क्या ऐसे रिएक्ट करा के आईडी बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, इसमें इसका इक्विवेलेंस इसके बराबर है भैया, इसका इक्विवेलेंस इसका इसके भैया, ये तो यहाँ से आया था, इसका इसके ये दो चीज में हमें पूछा होगा, खेलना पड़ेगा, ये किसका है किसका, मैंने कहा जिसका डाटा गिवन होगा उसी में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के फाइंड कर लेंगे। फाइंड कर लोगे कि नहीं? हाँ भैया, मैं आपकी बात समझ, मैंने कहा कुछ नहीं है यार इसके अलावा, एवरीथिंग इज फाइन। सब ठीक ही है भैया। मैं ये सब अच्छे से डिटेल में पढ़ाए थे और अच्छे लेवल क्वेश्चन कराए थे, ये अच्छा एडवांस लेवल क्वेश्चन था, और इसलिए मैंने इसको इसलिए कराया कि ये सीक्वेंशियल रिएक्शन भी था, एक अच्छा लेवल क्वेश्चन था, और उसके साथ ऑडियोमेट्रिक भी रिएक्शन आ रही थी। मैंने कहा ऑडियोमेट्रिक रिएक्शन यही है, खत्म। हाँ यार देखो यार, ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ बहुत दर्द हुआ होगा थोड़ा समझने में, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत लोगों को बताया उस टाइम जब क्वेश्चन आया था ना, बहुत लोग कंफ्यूज थे, बहुत लोग करने, बहुत लोग मैक्सिमम बच्चे ने इसे छोड़ के आया था। क्यों छोड़ के आया था? क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को थोड़ा सा गलती से गलत समझ लिया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट नहीं करते हैं, हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस उसे उन्हीं में लगाना पड़ता है जो रिएक्ट करते हैं। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ दिस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ दिस प्लस होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये प्लस होगा, तब ये प्लस जब दोनों होंगे तब वो इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मान लो ये दोनों एसिड एसिड होते तो एसिड एसिड रिएक्ट ना करते, अगर एसिड एसिड रिएक्ट ना करते उनका प्लस होता, इक्विवेलेंस प्लस होता, उसके बाद इक्वल होता किसके, इसके। ठीक है ना, ये होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। थोड़ा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भैया बच्चा यहाँ तक आते आते कंफ्यूज हो जाएगा, भैया हमें ये पूछ लिया गया है, ये डाटा गिवन देके, हमें सिंपल सा भैया हेडॉक्स रिएक्शन पता है भैया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और हमें इसमें तो भैया रिएक्शन पता होना होता है भैया, हमें तब भी पता चल जाता है रिएक्शन क्या होगा, कि हमने 4 3 और 4 सब अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं भैया, कोई डर नहीं है। हम आपके लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और बिलीव में अगर आपने नहीं देखा लेक्चर एक बार जाके देखो, मैंने डिटेल में पढ़ाया है, एक बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक ले गया हूँ। अगर आप बच्चे हो, आपको कुछ नहीं आता ना, आप जाओगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बच्चे से याद है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं, ठीक है, जिसमें क्लास 10th वाले को सिलेबस, क्लास 9th वाले को सिलेबस, क्लास 10th वाले को सिलेबस, क्लास 9th वाले के लिए मैं क्लास 9th वाले के लिए मैं उनका जो सिलेबस है, उनके जो चैप्टर्स है, ऐसा डिजाइन करूं जो बेसिक होते हैं जेई लेवल के, जो 11th में आते हैं, जैसे मान लो कि पीरियोडिक टेबल क्लास 9th में थोड़ा कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल का डाल दो उसमें। ठीक है, उनका तो बेसिक मजबूत, उन्हें जब ऑनलाइन लेक्चर आएंगे, जब ऑनलाइन 11th में आएंगे, कोई भी बैचेस से पढ़ेंगे, जब ऑनलाइन उन्हें तब बर्डन नहीं लगेगा, उनके बैकलॉग्स नहीं होंगे, उन्हें समझ में आने लगेगा, उनका बेसिक्स क्लियर होगा, तब वो भी ऑफलाइन बच्चों से बीट कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करना। ठीक है, तो बेफालतू ये बातें मत करो हर्षित। हाँ, तो ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ, ये समझ आया। नहीं आया तो यार एक बार फिर से देखना और क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, लाइन वाइज लाइन करना। ठीक है, पहले इस रिएक्शन को लिखना, इसको एनालाइज करना, निकालना करना, ठीक, उसके बाद इसमें जाना, फिर इसका देखना वैल्यू क्या है, उसके बाद इसकी जो डाटा गिवन है इससे मदद से इक्विवेलेंस लगाना इसके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको कवर करते हैं, और कुछ ऑक्सीडेशन का और बचा है जो थोड़ा मोड़ा, उसको और कवर करके खत्म करते हैं। ठीक है, लेक्चर को हाँ डिटेल में पढ़ाया यार प्लीज। इस लेक्चर को देखिए, मैं इस लेक्चर में काफी चीजें फास्ट बताई, क्यों बताई, मैंने सब कुछ बता दिया है अच्छे से। तो इस लेक्चर से मुझे जज मत करना, मेरे 5 लेक्चर और देख लेना, तब मुझे जज करना है। ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और हाँ अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना।